Hello students, welcome to the D chemistry classes. I am Deepan Kumar and today I am going to discuss alcohol, phenols and ethers parts third. एक चीज़ मैं आपको बता दूं, उससे पहले मैं आपको कुछ रिएक्शंस के बारे में डिस्कस कर चुका हूं जो कि आपके कार्बन एंड ऑक्सीजन बॉन्ड से रिलेटेड थे। बट अब यहाँ पे हम वो रिएक्शंस डिस्कस करेंगे जो आपके ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड से रिलेटेड हैं, यानी कि जिन रिएक्शंस में ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला जो रिएक्शन है एसिडिटी ऑफ एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। ये माना जाता है कि जो एल्कोहल्स और फिनॉल्स हैं वो आपके एसिडिक नेचर के होते हैं, तो इनको हम प्रूव करने के लिए कुछ केमिकल एविडेंस के साथ में करते हैं, कुछ केमिकल एविडेंस हम देते हैं जिसके थ्रू ये प्रूव हो जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो आपका एल्कोहल एंड फिनॉल दोनों कुछ ऐसे रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, हाईली एक्टिव मेटल्स होते हैं, जिनके साथ में रिएक्शन करके ये एल्कोक्साइड और फिनॉक्साइड, देखिए यहाँ पे एल्कोहल अगर रिएक्ट करता है तो आपका एल्कोक्साइड बनाएगा और अगर फिनॉल रिएक्ट करता है तो फिनॉक्साइड बनाएगा। तो ये एल्कोक्साइड एंड फिनॉक्साइड आयंस फॉर्म कर लेते हैं और साथ में क्या होता है कि जो ये आपके एक्टिव मेटल्स हैं वो आपके हाइड्रोजन को भी रिप्लेस कर देते हैं। तो ये अगर कहीं भी करेक्टर है या कोई भी केमिकल रिएक्शन है जिसमें ऐसा ही शो कर रहे हैं तो ये माना जाता है कि वो आपका एक एविडेंस है इनके एसिडिक करेक्टर के लिए। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। यहाँ पे पहला रिएक्शन देख सकते हैं, ये आपका एल्कोहल है, सोडियम मेटल के साथ में रिएक्शन करता है तो सोडियम एल्कोक्साइड बनाता है, ये RONA। ठीक है, ये हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। यहाँ पे देखिए एल्कोक्साइड आयन का स्ट्रक्चर वो भी बना दिया है RO-। ठीक है, एल्कोक्साइड आयन। नेक्स्ट आपका ये आपका टर्शियरी एल्कोहल है। ठीक है, 3 डिग्री एल्कोहल एल्यूमिनियम से रिएक्शन करता है तो आपका ये एल्यूमिनियम टर्शियरी ब्यूटाऑक्साइड बनाता है। तो ये भी आपका एल्कोक्साइड आयन है, देख सकते हैं यहाँ पे ये इस तरह से टर्शियरी ब्यूटाइल एल्कोक्साइड या टर्शियरी एल्कोक्साइड आयन। नेक्स्ट आपका है फिनॉल। फिनॉल अगर रिएक्टिव मेटल जैसे आपका सोडियम है, सोडियम से अगर रिएक्शन करता है तो सोडियम फिनॉक्साइड बनाता है। अभी जो सोडियम फिनॉक्साइड है इसके पीछे जो आयन होता है जो कि एसिडिक करेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है फिनॉल के, वो आपका फिनॉक्साइड आयन होता है। यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका C6H5O-, ये आपका फिनॉक्साइड आयन है। क्वेश्चन अगर पूछा जाता है कि फिनॉल आपका एक एसिडिक नेचर का कंपाउंड है या एसिडिक होता है या एसिड होता है, इसको कैसे प्रूव करेंगे, तो आप ये रिएक्शन उसमें दे सकते हैं। ठीक है, एक और रिएक्शन भी है कि अगर फिनॉल को किसी बेस से ट्रीट करते हैं तो वो साल्ट एंड वाटर बनाता है। ये आपका एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है जो कि आप बहुत प्रीवियस क्लासेस से स्टडी करते आ रहे हैं। तो आई थिंक ये भी आपको क्लियर हो गया होगा कि जो न्यूट्रलाइजेशन है वो तभी होता है जब एसिड एंड बेस रिएक्ट करते हैं। अब यहाँ पे ये एसिड है, ये बेस है, तो ये एकदम क्लियर है कि यहाँ पे ये एसिडिक कैरेक्टर शो कर रहा है। ये आपका जो सोडियम फिनॉक्साइड बना है ये भी आपका इस एनाइन की वजह से, यहाँ पे जो फिनॉक्साइड आयन होता है ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो रिएक्शन है आपका एक केमिकल एविडेंस है एसिडिक करेक्टर ऑफ एल्कोहल एंड फिनॉल्स के लिए। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ये आपके 2 एग्जांपल्स जो हैं फिनॉल के एसिडिक करेक्टर को प्रूव करते हैं और ये जो एग्जांपल्स हैं ये आपके एल्कोहल्स के एसिडिक करेक्टर के लिए एविडेंस हैं, ध्यान रखिएगा। एक छोटा सा नोट है, इसको भी लर्न करते चलिए। एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स आर ब्रॉन्ज स्टेट एसिड्स बिकॉज दे डोनेट अ प्रोटॉन टू अ स्ट्रॉन्गर बेस। ये भी एकदम बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे जो भी आपके रिएक्शंस अभी तक दिखे हुए हैं इनमें सब में प्रोटॉन क्या किया गया है, डोनेट किया गया है। तो ऐसे जो एसिड जो प्रोटॉन को रिलीज करते हैं उन्हें हम ब्रॉन्ज स्टेट एसिड बोलते हैं, कि नई बात है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका कि कुछ आपके नोटेबल पॉइंट्स हैं, देख सकते हैं। जो एसिडिक करेक्टर होता है फिनॉल, एल्कोहल और फिनॉल, यहाँ पे अभी पहले हम एल्कोहल का ही डिस्कस करेंगे। तो वो आपका ये जो OH बॉन्ड होता है इसके पोलर होने की वजह से होता है। यहाँ पे यूँ कह सकते हैं कि जो एसिडिक करेक्टर ऑफ एल्कोहल इज ड्यू टू द पोलर नेचर ऑफ OH बॉन्ड। यहाँ पे पोलैरिटी होती है, इस वजह से ऐसा होता है। ये आपका जो हाइड्रोजन है ये इजली इसको इलेक्ट्रॉन देकर बाहर मूव कर जाता है। अब एक बात और ये भी आती है कि इसमें अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इंट्रोड्यूस कर दिया जाए एल्कोहल में तो ये आपका जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, जैसे आपका एल्काइल ग्रुप्स है, ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है,
उसको अगर इंट्रोड्यूस किया जाता है तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देता है। देखिए यहाँ पे जैसे ये आपका अल्कोहल है, इसमें ये आपका एल्काइल ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ठीक है। यहाँ पे विड्रॉइंग ग्रुप लिख गया है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होना चाहिए, आर होगा यहाँ पे, ठीक है। इसमें भी आपका आर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, एंड यहाँ भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ERG। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन इधर थ्रो करेगा तो सबसे पहले इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। फिर जब इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो ये जो ऑक्सीजन है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है, ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो जैसे ही इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तुरंत ये एटम इसके इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींच लेगा। तो इसकी भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनिशियल से ज़्यादा हो जाएगी। जब ये ज़्यादा हो जाएगी तो यहाँ पर ये जो आपका हाइड्रोजन है, इसको अपने इलेक्ट्रॉन देने की इसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या पड़ेगी भी तो बहुत कम चांसेस होंगे, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी पहले से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए, ठीक है। जो इसको चाहिए थे वो इधर से मिल रहे हैं, तो ये इतनी आसानी से इसको इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। यानी कि जो एसिडिक नेचर है वो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। ऐसे ही दूसरे में आते हैं 2 डिग्री अल्कोहल में। इसमें देखिए 2 एल्काइल ग्रुप अटैच हैं, यानी कि 2 यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हैं। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप 2 हैं, तो जाहिर सी बात है इसके कंपैरिजन इस ऑक्सीजन पर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो जाएगी। अब इस हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन देने की जो चांसेस हैं ऑक्सीजन को, वो और कम हो जाएंगे, यानी कि इससे भी कम हो जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पर ज़्यादा है इससे, तो यहाँ पर इसका एसिडिक कैरेक्टर भी कम हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दे नहीं पाएगा उतनी आसानी से। नेक्स्ट आपका है 3 डिग्री अल्कोहल। इसमें देखते हैं, इसमें आपके 3 एल्काइल ग्रुप लगे हैं जो कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हैं। तो इसमें जब 3 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगे हैं तो ये जो आपका ऑक्सीजन है ये और ज़्यादा हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला होगा, इन दोनों से भी ज़्यादा होगा। तो ये सबसे ज़्यादा वीक हो जाएगा, यानी कि सबसे वीक एसिड हो जाएगा। यहाँ पर जो आपका हाइड्रोजन है ये आसानी से इलेक्ट्रॉन इसे नहीं देगा, क्योंकि ऑलरेडी पहले से इलेक्ट्रॉन रिच हो चुका है। तो यहाँ पर इस पैटर्न में क्या होता है, एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है। अब यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन ये मिलता है इतना सब स्टडी करने के बाद में, कि जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है किसी भी अल्कोहल में, ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाता है तो वो एसिडिक कैरेक्टर को डिक्रीज कर देता है, और जितने ज़्यादा उसमें इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स होते हैं उतना ही ज़्यादा अल्कोहल जो है वीक होता जाता है, यानी उसका जो एसिडिक कैरेक्टर है वो डिक्रीज होता जाता है। ये आप पैटर्न भी देख सकते हैं, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। इस पर छोटे छोटे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। नेक्स्ट आपका है अल्कोहल्स आर वीकर एसिड दैन वाटर। तो बहुत सिंपल है, देखिए अल्कोहल जो होता है उसमें ये वीकर एसिड क्यों है बता दें। देखिए यहाँ पे एल्कोक्साइड आयन बनाता है, ठीक है। एल्कोक्साइड आयन जो होता है वो आपका बेटर प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है, ना कि प्रोटॉन रिलीजर होता है। अगर वो प्रोटॉन रिलीजर होता तो दैट्स मीन आपका वो बेटर एसिड होता, ठीक है। बट जो वाटर है, वाटर उससे फास्ट इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। तो आपने ये बेसिकली थ्योरीज में पढ़ा है कि जो एसिड्स होते हैं वो आसानी से इलेक्ट्रॉन अपना प्रोटॉन जो है H+ जो है हाइड्रोजन कैटायन जो है वो आपका आसानी से रिलीज करते हैं। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे जो एल्कोक्साइड आयन बनता है वो आपका आसानी से प्रोटॉन रिसीव कर सकता है। तो ये बेसिस का नेचर होता है, एसिड्स का नहीं होता है। तो यहाँ पर ये आपका एक नोटेबल पॉइंट है कि अल्कोहल जो होते हैं वो वीक एसिड्स होते हैं इसके वाटर के कंपैरिजन। वाटर आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो आपका वाटर है वो बेटर प्रोटॉन डोनर है, बट आपका जो एल्कोक्साइड है वो आपका बेटर प्रोटॉन एक्सेप्टर है। तो यही आपका डिफरेंस है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है एल्कोहल्स एक्ट एज ब्राउन स्टेट बेस। अभी हमने इससे पहले आपको बताया है कि ब्राउन स्टेट एसिड की तरह भी एक्ट करता है। क्यों करता है? क्योंकि यहाँ पर OH बॉन्ड उसका जो है वो पोलर होता है, इसलिए करता है। बट यहाँ पर एक ब्राउन स्टेट बेस की भी बात की गई है। क्यों की गई है? क्योंकि आपका जो आपका एल्कोक्साइड आयन है वो आसानी से प्रोटॉन को रिसीव कर सकता है, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग बेस है, क्योंकि वो बेटर प्रोटॉन एक्सेप्टर है। अभी आपने ऊपर यहाँ पे स्टडी किया है। तो ये एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एल्कोहल जो होता है वो ब्राउन स्टेट बेस भी होता है एंड ब्राउन स्टेट एसिड भी होता है। अगर क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाए गिव एन केमिकल एविडेंस, कि एक केमिकल एविडेंस दीजिए कि एल्कोहल जो है आपका ब्राउन स्टेट बेस है, तो आप ये इसमें लिखेंगे बिकॉज एल्कोक्साइड आयन इज फाउंड बाई एल्कोहल्स इज अ बेटर
proton acceptor, that's mean it is a boron state base. But OH and OH bond is polar in case of alcohols, which is responsible for acidic character, that's mean it is a boron state acid. तो ये आप याद रखिएगा, इसको लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका फिनॉल्स आर स्ट्रॉन्गर एसिड्स देन एल्कोहल। तो ये भी आप हम समझ लेते हैं कि कैसे यहाँ पे ऐसा होता है कि फिनॉल आपका ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है एल्कोहल से। देखिए यहाँ पे जो OH बॉन्ड है, ठीक है, इसमें जो OH बॉन्ड है, इसमें जो ऑक्सीजन है, ये आपका जो जिस कार्बन से अटैच है वो आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है, इन केस ऑफ एल्कोहल फिनॉल्स। बट इन केस ऑफ एल्कोहल ये जो आपका कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड है, इसमें जो ऑक्सीजन है वो आपका ऐसे कार्बन से अटैच है जो कि आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो हाइब्रिडाइजेशन की थ्योरी में आपने ये पढ़ा हुआ है कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन में जो आपका परसेंटेज ऑफ S करेक्टर है वो आपका 25% होता है, ठीक है, बट इसमें sp2 में आपका 33% होता है। और उसके साथ साथ एक चीज़ ये भी आपको क्लियर कर दें कि जैसे जैसे परसेंटेज ऑफ S करेक्टर इंक्रीज होता है वैसे वैसे ये जो आपका कार्बन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज होती है, यानी कि ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसके कंपैरिजन। अब देखते हैं, जब ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, विड्रॉ करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो ऑक्सीजन के पास में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिड्यूस हो जाएगी, यानी कि कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब डिक्रीज होने लगेगी तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करने के लिए इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यानी कि हाइड्रोजन यहाँ पर बहुत आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन इसको देकर बाहर जा सकता है। बट ये जो आपका अभी ये जो डिस्क्रिप्शन है इस केस में अगर हम करते हैं तो यहाँ पर ये जो आपका कार्बन है इस पर परसेंटेज ऑफ इसका करेक्टर कम है, ठीक है, तो इतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, तो इतना ज़्यादा इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिड्यूस या डिक्रीज नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर ये जो आपका हाइड्रोजन है ये इतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन देकर बाहर नहीं जा पाएगा। या यूँ कह सकते हैं कि फिनॉल के कंपैरिजन इसमें डीप्रोटोनेशन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन दैट इज़ अटैच्ड टू द ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये आपका जो हाइब्रिडाइजेशन बेस्ड कॉन्सेप्ट है ये आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा कम आएगी वो बहुत अच्छा एसिड होगा, क्योंकि हाइड्रोजन बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन्स को दे के चला जाएगा। बट यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑलरेडी फुलफिल है या कम है या ज़्यादा है तो वहाँ पर हाइड्रोजन को अपने इलेक्ट्रॉन देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट आपका है एक और रीज़न है इसका कि जो फिनॉल है वो एसिडिक नेचर का होता है। क्यों होता है ये बता दें आपको कि जो या यूँ कह लीजिए कि फिनॉल जो है ये आपका अल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक होता है। क्यों होता है? क्योंकि देखिए फिनॉल से फिनॉक्साइड आयन जनरेट होता है, ये भी मैंने आपको प्रीवियसली डिस्कस किया है। और जो आपका अल्कोहल है वो एल्कोक्साइड आयन फॉर्म करता है, जनरेट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। तो यहाँ पर जो फिनॉक्साइड आयन है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है, ठीक है। रेजोनेंस का मतलब होता है ये जो आपका नेगेटिव चार्ज है, ये जो आपका यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है लोन पेयर, ये इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है इनके साथ में एक ये मूवमेंट करते रहते हैं विद इन द रिंग, तो ये एक रेजोनेंस होता है। इसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर्स भी बनते हैं। तो ये जो आपका नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ ओवर द रिंग्स जितने भी आपके 6 कार्बन है इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। यूँ कह सकते हैं कि डिलोकलाइज्ड होता है, वो एक जगह नहीं रहता है। यहाँ पे लिखा भी है डिलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज ओवर द 6 कार्बन एटम्स। ये पूरी जो रिंग है इसमें सभी कार्बन्स पर ये डिलोकलाइज्ड है। तो जब ये फिनॉक्साइड आयन रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है तो ये ज़्यादा स्टेबल बनेगा, ये ज़्यादा स्टेबल होगा, इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो बहुत जल्दी फॉर्म होगा। तो ये भी एक इसका रीज़न है। नेक्स्ट आपका ये जो एल्कोक्साइड आयन है इसमें कोई रेजोनेंस नहीं होता है, ठीक है। रेजोनेंस नहीं होता है तो ये स्टेबल भी नहीं होता है। अब यहाँ पे ये जो कंक्लूजन अगर निकालना चाहें तो ये निकल सकता है कि फिनॉक्साइड आयन इज़ मोर स्टेबल दैन एल्कोक्साइड आयन, दैट्स वाई द फिनॉल इज़ मोर एसिडिक दैन एल्कोहल। और अगर दूसरा और थोड़ा सा इसको आप डिस्क्रिप्ट करना चाहते हैं तो ये कह सकते हैं मोर डिलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज, ठीक है, मोर स्टेबल इज आयन। जो भी आपका नेगेटिव चार्ज है अगर ज़्यादा डिलोकलाइज हो रहा है, ज़्यादा एरिया पे डिलोकलाइज हो रहा है, घूम रहा है, तो उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। यहाँ पर ऐसा होता नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें एक और कार्बन होगा तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ही रह पाएगा, इससे ज़्यादा आगे नहीं आ सकता है। तो यहाँ पर जितना ज़्यादा डिलोकलाइजेशन होगा
उतना ही ज़्यादा वो स्टेबल बनेगा। और जो चीज़ स्टेबल होती है वो बहुत फास्ट फॉर्म होती है। यहाँ पे देखिए ये चीज़ बनेगी कब, जब आपका बहुत आसानी से यहाँ से अलग हो जाएगा, यानी कि प्रोटॉन यहाँ से जल्दी निकल जाएगा। ठीक है, तो ये जो आपका फिनॉक्साइड आयन है ये स्टेबल होता है ड्यू टू रेजोनेंस, बट जो आपका एल्कोक्साइड आयन है इसमें कोई रेजोनेंस जैसी बात नहीं होती, इसलिए ये आपका लेस स्टेबल होता है। और ये एक आपका सेकेंड रीज़न है फिनॉल के ज़्यादा एसिडिक होने का एल्कोहल से, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हम किसी फिनॉल में इंट्रोड्यूस कर देते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप इंट्रोड्यूस किया है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का वर्क ये होता है कि वो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है, रिंग से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। जब रिंग से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो ये जो ऑक्सीजन है इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होने लगेगी, क्योंकि रिंग फिर ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करना शुरू कर देगी। ठीक है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी कम हो जाएगी तो ये आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन्स को देकर बाहर चला जाएगा, यानी कि इसके लिए इसके लिए यहाँ से अलग होना थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। ठीक है, अब अगर इन दोनों केसेस में जैसे आपका ये जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है अगर आर्थो पोजीशन या फिर पैरा पोजीशन पर इंट्रोड्यूस होता है, ठीक है, तो ये ज़्यादा इफेक्टिव होता है। उसका रीज़न आपको बता देते हैं कि जो आपका OH ग्रुप है वो आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिव होता है। ठीक है, ये आर्थो एंड पैरा पोजीशंस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को चेंज करता है या इम्प्रूव करता है। तो वहाँ से अगर आप इसको खींचेंगे तो ये क्या करेगा, ये आसानी से इलेक्ट्रॉन देकर बाहर जाएगा, यानी कि आर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पर अगर आप कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच करते हैं तो वो फिनॉल के एसिडिक नेचर को इंक्रीज कर देगा। नेक्स्ट आपका है कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अगर आप इसमें इंट्रोड्यूस करते हैं तो देख सकते हैं इसका जस्ट अपोजिट इफेक्ट पड़ेगा। जैसे ही इसमें इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अटैच करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन थ्रो करेगा, यानी कि जो आपकी रिंग है इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देगा। जब इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी तो ये जो ऑक्सीजन है इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर का होता है, ये इस रिंग से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी इन दोनों के कंपेरिजन। तो यहाँ जो फिनॉल है आपका ये अपना एसिडिक कैरेक्टर लूज कर देगा, यानी कि अब यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी तो ये जो आपका हाइड्रोजन है ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको देकर बाहर इतनी आसानी से नहीं जाएगा, क्योंकि इसको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये आपका जो एसिडिक कैरेक्टर है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ ये छोटी सी बात ध्यान रखिएगा कि जब आप किसी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का इंट्रोडक्शन करते हैं बेंजीन रिंग पे, आर्थो या पैरा पे, तो जो आपका फिनॉल है उसका एसिडिक कैरेक्टर लूज हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। अगर किसी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का इंट्रोडक्शन करेंगे तो इंक्रीज करेगा, और अगर किसी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप का इंट्रोडक्शन करते हैं तो वो डिक्रीज करेगा। ये मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया है, इसको आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से पढ़ सकते हैं और नोट्स बना सकते हैं। नेक्स्ट आपका है pKa वैल्यू, इसमें भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं जैसे pKa वैल्यू जो होता है इसका एसिडिक स्ट्रेंथ के साथ इन्वर्सली रिलेशन होता है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि ये वैल्यू जब बढ़ेगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाती है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस पर न्यूमेरिकल्स या फिर आपके शॉर्ट आंसर टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, ध्यान रखिएगा। और अगर ये आपका रिलेशन है तो इसमें इलेक्ट्रॉन इस तरह के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो उसके लिए ये पॉइंट भी याद रखिएगा, ये एन इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इन फिनॉल। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को आप किसी फिनॉल में इंट्रोड्यूस करते हैं, अभी यहाँ पर हम डिस्कस कर चुके हैं, तो जो आपका pKa वैल्यू है, ठीक है, pKa वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि स्ट्रेंथ आपकी बढ़ती है तो ये pKa वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। बट इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जो आपका pKa वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और अभी वीडियो के लास्ट में आपको एक वर्कशीट मिलेगी जिसे आपको सॉल्व करना है, और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सामने का जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लें ताकि हमारा जो नया वीडियो है वो आप तक सबसे पहले पहुँचे।